हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग सेशन। इसके अंदर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है, बट ये काफ़ी ज़्यादा छोटा चैप्टर है। इस पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को मैं बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। इस पूरे लेक्चर में हम पूरे हेरिडिटी को वन शॉट तरीके से कंप्लीट भी करने वाले हैं और उसके साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपका एग्ज़ाम पास में है तो। इन्हें करना बिल्कुल मिस ना करें, तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। अगर चैनल से नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी। देखिए हेरिडिटी में सबसे पहले जो है हम ये पढ़ेंगे कि हमारे अंदर वेरिएशंस कैसे आते हैं, तो इसी से ही आप काफ़ी सारे टॉपिक्स को इजीली समझ पाएंगे। एक चीज़ आप ध्यान रखें कि हमारे जो पेरेंटल ट्रेट्स होते हैं, भाई जैसे ह्यूमंस में ही हम देख लें कि कितने सारे वेरिएशन आते हैं। कुछ बच्चे गोरे होते हैं, किन्हीं के बाल जो होते हैं वो रेड टाइप के होते हैं, ऑरेंज बाल होते हैं, किसी के ब्राउन होते हैं, किसी के कर्ली हेयर्स है, किसी का स्किन कलर जो है वो डार्क है, किसी के ब्लैक हेयर्स हैं बट स्किन फेयर है, स्किन डार्क है, ब्लैक हेयर्स है। काफ़ी सारे वेरिएशंस हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमारे जो पेरेंटल डीएनएज होते हैं इनकी कॉपीज़ बनती है अपकमिंग जनरेशन के अंदर, बट डीएनए एग्जैक्ट 100% एक्यूरेट कॉपीज़ नहीं बना पाता है। यानी कि डीएनए कॉपी बनाने की कोशिश करता है बट 100% एक्यूरेट नहीं बना पाता है। इसलिए क्या होता है, वो नकल कर रहा होता है, वो क्या कर रहा है, कॉपी पेस्ट कर रहा है, डीएनए की रेप्लिकेशन कर रहा है, उसको और ज़्यादा बना रहा है। तो जब वो और ज़्यादा डीएनएज जो है उसी की ही कॉपीज़ बना रहा होता है तो उससे 100% सिमिलर कॉपी नहीं बनती है, क्योंकि कुछ ट्रेट्स जो होते हैं वो हमारे मदर साइड के होते हैं, कुछ ट्रेट हमारे फादर साइड के होते हैं, और वो दोनों ट्रेट्स जब मिल करके आते हैं तो हमारा जो ट्रेट है वो तैयार होता है। तो उसमें वेरिएशन आता है और इसी को ही हम म्यूटेशंस भी कहते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए हैं। आगे बढ़ते हैं इसको और अच्छे से समझने के लिए कि हेरिडिटी जो चैप्टर का नाम है वो असल में है क्या। तो हेरिडिटी बड़ा सिंपल है। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। पेरेंट्स से जो अपकमिंग जनरेशन के अंदर जो भी कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है उसी को हेरिडिटी कहा जाता है। और इस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से ये कैरेक्टर्स पास होते हैं उसी को हम इनहेरिटेंस कहा जाता है। इस पूरी प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे ये जो फादर है उसका सिमिलर रिजेम्बलेंस उसके बेटे की शक्ल में देखने को मिल रहा है। कभी कभी आपने सुना भी होगा कि तुम्हारी आंखें तुम्हारे मम्मी जैसी है, नाक जो है पापा जैसा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स है ना, कि हमारी नाक कैसी दिख रही है, हम खुद कैसे दिख रहे हैं, हमारी आंखें कैसी दिख रही है, ये हमारे पेरेंट्स से ही हमारे अंदर ट्रांसफ़र किए जाते हैं। अब बात आती है ट्रेट्स। ट्रेट्स का मतलब सिंपल है गुण। ठीक है, अब जो गुण होते हैं वो एक्वायर्ड भी हो सकते हैं, इनहेरिटेड भी हो सकते हैं। कुछ ट्रेट्स ऐसे होते हैं जो विद द टाइम धीरे धीरे एक्वायर करते हैं, यानी आसपास की हमारी कैसी लाइफस्टाइल है, हमारा किस तरीके से रहन सहन है, क्या हम मतलब सीखते हैं आसपास के एनवायरनमेंट से, यही सब हमारी एक्वायर्ड ट्रेट्स होती है। और कुछ ट्रेट्स जो होती है, कुछ गुण जो होते हैं वो हमें पेरेंट्स के थ्रू मिलते हैं। ठीक है, उन्हीं को ही हम एक को एक्वायर्ड ट्रेट्स कहते हैं और इसी को ही इनहेरिटेड ट्रेट्स कहते हैं। ऐसी ट्रेट्स जो क्या होती है हमें बर्थ के साथ ही हमारे अंदर आ जाती है वो इनहेरिटेड है। ठीक है, दे आर रिजल्ट ऑफ द चेंजेस इन डीएनए। डीएनए में जो चेंजेस होते हैं उसी का ही ये रिजल्ट होती है। दे आर ट्रांसमिटेड इन द प्रोजेनी, यानी कि जैसे कलर ऑफ आइज कैसी होगी, हो सकता है आपके मदर की आइज जो है वो ब्राउन हो तो आपकी भी आइज क्या आ गई, ब्राउन आ गई। स्किन का कलर हो सकता है, हेयर का कलर हो सकता है कि अगर आपके पापा के सपोज दैट ब्राउन बाल है और आपके भी ब्राउन हेयर्स आ गए, तो ये सारी इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं। एक्वायर्ड ट्रेट्स क्या होती है, ये जो है हम लाइफ टाइम के दौरान, हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं, बचपन से हमारे पास नहीं आई है, बट हम जैसा रहन सहन है उसके साथ साथ हमने गेन किए। जैसे कि अगर आप मोटे हो गए हो तो वो आपकी लाइफ स्टाइल का चेंजेस है। हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हो बाहर का, या तली फली चीज़ें ज़्यादा खाते हो, इस वजह से वो मोटे हो गए। या आप बहुत ज़्यादा दुबले हो तो हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा कम इनटेक कर रहे हो, अपनी लाइफस्टाइल को ढंग से मैनेज नहीं कर रहे हो, इस वजह से हो सकता है आप स्किनी टाइप के हो। तो ये जो एक्वायर्ड ट्रेट्स होती है, जैसे गुस्सा बहुत आना एक एक्वायर्ड ट्रेट है, किसी का बहुत ज़्यादा शांत होना एक एक्वायर्ड ट्रेट है। तो ये सब जो होते हैं, जैसे कि पियर्स्ड ईयर, किसी ने कान की बाली
पहन ली, तो ऐसा नहीं है कि अगर उसका बच्चा होगा तो उसके कान में पहले से छेद होगा, नहीं, ये एक्वायर्ड ट्रेट्स है। ठीक है, लार्ज मसल साइज हो गई, कोई जिम विम गया तो ज़रूरी नहीं कि उसका बच्चा हो तो वो बचपन से ही सिक्स पैक एब्स लेके ही पैदा हो रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अब ये जो ट्रेट्स है ये आती किससे है? ये आती है जीन्स से। जीन्स, ये वो जीन्स नहीं है जो आप पहनते हो, ये जीन्स अलग है। इसका मतलब क्या है, देखो मैं अभी आपको बताता हूँ। एक सेल होती है, अगर आपने क्लास 9 थोड़ी सी पढ़ी हो तो उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। सेल जो होती है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल। इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये धागे जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। इन धागे जैसे स्ट्रक्चर को जब बहुत जूम करके आप देखोगे तब आपको पता चलेगा ये तो पूरे के पूरे क्या है, डीएनए से बने हुए होते हैं। डीएनए का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से लूप बाय लूप चल रहा है। इसी डीएनए के एक छोटे से फ्रेगमेंट को जीन कहा जाता है। अब इस जीन के अंदर बहुत सारी ट्रेट्स होगी, बहुत सारी ट्रेट्स होगी। जैसे इसमें लंबाई की ट्रेट होगी, टॉलनेस हो गया, हो सकता है ब्लैक हेयर की ट्रेट हो सकता है स्किन कलर की ट्रेट हो। ये जो छोटे छोटे ट्रेट्स होते हैं, ये इन्हीं को ही आप क्या कहते हो? अलील कहते हो। ठीक है, जीन्स क्या होती है? फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए दैट डिफाइंस आवर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और ये फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? डीएनए की। यही जो है आगे से आगे आपके कैरेक्टर्स को डिसाइड करती है। अब आते हैं अलेले। अलेले नहीं है, ये अलील है। अलील का मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा आपके जो जीन्स हैं, जो मैंने बताया था कि छोटे से टुकड़े को जीन कहा जाता है। डीएनए के छोटा सा टुकड़ा जो है वो जीन है। अब ये छोटा सा जो जीन है, इसके अंदर दो ट्रेट्स होते हैं। एक आपके मदर साइड से आते हैं, एक आपके पैटर्नल साइड से आएंगे, फादर साइड से। इन्हीं के अंदर जैसे कि अगर सपोज दैट एक टॉलनेस का ट्रेट हो गया तो उसको हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो कि भाई आप में दो तरीके के ये अलील बनते हैं। एक तो होता है होमोलॉगस, एक होता है हेटेरो, अलग अलग। होमो में क्या होता है? बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, जैसे कि दोनों अगर कैपिटल टी है तो दोनों कैपिटल टी, दोनों स्मॉल टी है तो दोनों स्मॉल टी। अब एक हेटेरो होता है जिसमें अलग अलग आता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। इस तरीके से ये टॉलनेस के ट्रेट्स हैं। तो ये ना एक ट्रेट सपोज दैट आपके पैटर्नल साइड से आया, एक जो है आपके मदर वाली साइड से आ गया, तो इन्हीं को आप क्या कहते हो? अलील कहते हो। ये पूरा है तो जीन के पार्ट ही, बट जीन खुद भी किस में बटा हुआ होता है? दो फर्दर पार्ट्स में बटा हुआ होता है, उसी को हम अलील कहते हैं। जैसे कि ये है क्रोमोसोम जो है, एक साइड से क्या होता है? उसमें अलील 1 होता है, दूसरे साइड में क्या है? अलील 2 है। ये कैपिटल ए है, ये क्या है? स्मॉल ए है। और सॉरी, मैंने होमोलॉगस बोल दिया था क्या? होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। ठीक है, होमो से आप याद रख लोगे सेम टू सेम होते हैं। ठीक है, होमो जो होते हैं वो सेम होते हैं। हेटेरो क्या हो गए? डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे कैपिटल ए, स्मॉल ए कैपिटल ए, या यहाँ पे जो होमो है उसमें क्या होंगे? दोनों सेम चलते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर जीन होते हैं ऑक्यूपाइंग द सेम पोजीशन ऑन ए क्रोमोसोम। तो ये तो मैं पहले से ही बता चुका हूं कि जीन के ही क्या होते हैं? वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म्स को ही अलील कहा जाता है। ठीक है, मेंडल और उसका कंट्रीब्यूशन। तो ये जो भैया जी मेंडल है हमारे, जिनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है जेनेटिक्स में, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये देखिए, ये इनकी तस्वीर है। इनका पूरा नाम है ग्रेगर जोहन मेंडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने क्या किया था? मटर के पौधे लिए थे, और उनको क्यों लिया था उसके बारे में हम जानेंगे। देखो, कट टू द पॉइंट बात करेंगे, बिकॉज आगे जो है हमें क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे करने हैं और लेक्चर को भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है। ठीक है, मेंडल ने अपनी जो शुरुआत की थी, ये ऑस्ट्रियन मॉन्क थे। ठीक है, ऑस्ट्रिया के अंदर थे। इन्होंने शुरुआत अपने एक्सपेरिमेंट्स की थी चूहों के साथ, बट जो हमारे जो मोनेस्ट्री के वो जहाँ ये रहते थे, मॉन्क थे ना ये, तो उनको जो हेड था उनको ये चीज़ पसंद नहीं आई कि क्या चूहे वो है। तो मेंडल ने मटर के पौधे चूज़ किए, और ये क्यों चूज़ किए, इसके पीछे बहुत ज़्यादा कारण थे और ये बहुत अच्छे कारण निकल के आए। देखिए, मटर के पौधे जो होते हैं इनमें कई सारी विजिबल ट्रेट्स होती है, दिखने लायक ट्रेट होती है। आप नॉर्मल आंखों से पता लगा सकते हो। जैसे उसमें ये जो होते हैं फ्लावर का कलर अलग अलग होता है, मटर का जो पॉड होता है ये, इसका कलर अलग अलग हो सकता है, बीज जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। तो कई सारी विजिबल ट्रेट्स उन्हें देखने को मिली। जैसे राउंड बीज होते थे, कुछ रिंकल्ड बीज होते थे, कुछ येलो बीज होते थे, कुछ आपके ग्रीन बीज होते थे, उस तरीके से। ठीक है, तो ये देखो,
क्यों चूज किया? दे हैव इजीली आइडेंटिफाइबल ट्रेट्स, जो कि आसानी से देखी जा सकती थी। पी प्लांट बहुत जल्दी उग रहे थे। देखो, अगर चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता हो तो टाइम भी लगता है, चूहों का लाइफ स्पैन बड़ा होता है, कई टाइम तक वो जिंदा रहते हैं। और पी प्लांट्स क्या है, हर 6-6 महीने में उगा लो बहुत सारे। तो पी प्लांट्स ग्रो वेरी क्विकली, तो इस वजह से वो ज़्यादा प्लांट्स को स्टडी कर पाए काफ़ी कम समय के अंदर। दे कैन आइदर सेल्फ पॉलिनेट और कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड, ये और होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेट कर पाते थे, अपने आप से ही क्या होते थे, पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, जिसमें मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स है वो एक ही प्लांट के अंदर होते हैं, तो वो अपने आप ही पॉलिनेट कर पाते हैं, क्योंकि पोलन ग्रेन सीधे क्या चली जाएगी, अपने ओव्यूल के अंदर चली जाएगी। तो ये सेल्फ पॉलिनेट भी कर सकते थे और इनको क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते थे। मतलब अगर दो अलग अलग पौधे हैं तो एक पौधे पे जाओ, वहाँ के आप क्या कर लो, एंथर और पॉलन ग्रेन्स को उठाओ और दूसरे पौधे के ऊपर ला के रख दो। इससे क्या हो जाएगा, एक अलग ही टाइप की ब्रीड निकल के आ जाएगी, दो के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन हो सकता था। तो इससे उन्होंने ज़्यादा मतलब अच्छे तरीके से स्टडी कर पाए, दो दो तीन तीन अलग अलग वेराइटी बना पाए। Mendel could move pollen between plants. He could carefully control and then observe the result of crosses between two different types of plants. तो ये मैंने बता दिया कि दो अलग अलग पौधों से वो क्या करवा सकते थे, क्रॉस ब्रीड करवा के चेक कर सकते थे कि नया जो हाइब्रिड पौधा है उसके अंदर कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स नए देखने को मिले हैं, या कुछ नया देखने को मिला है, या कुछ अलग देखने को मिला है, वो ईजिली स्टडी कर पाते थे क्रॉस पॉलिनेशन करवा करके। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में समझ लेते हैं जो हमारे जेनेटिक्स से रिलेटेड रहेगी आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें। तो देखिए, सबसे पहले होती है पेरेंट जनरेशन, ठीक है। पेरेंट जनरेशन का जब आप क्रॉस करवाओगे, सपोज दैट पेरेंट जनरेशन है कैपिटल टी, एक के पास है स्मॉल टी, ठीक है, ये मेल है ये फीमेल है, आपने क्या करवाया, इनका क्रॉस पॉलिनेशन करवाया और जो नए हाइब्रिड बन के आए, अब एक ट्रेट आएगी पेरेंट के साइड से, तो पेरेंट के पास तो दोनों ही क्या है, कैपिटल टी है, तो एक कैपिटल टी पेरेंट के साइड से आएगा और स्मॉल टी मैटरनल साइड से आएगा, ठीक है। अब ये जो नया बन गया इसको आप क्या कहते हो, F1 जनरेशन, जिसको फिलाइल 1 जनरेशन कहा जाता है। अब इस जनरेशन के फर्दर आपने क्रॉसेस करवाए, दो पौधे लिए, इनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, अब और जनरेशन आएगी जिसके अंदर या तो क्या होगा भाई, कैपिटल टी बन सकता है, या कैपिटल टी स्मॉल टी बन सकता है, या स्मॉल टी कैपिटल टी बन सकता है, हालांकि इसको लिखते हमेशा आगे ही हैं, या स्मॉल टी बन सकता है, ऐसी चीज़ें आई। अब ये जो जनरेशन बन गई इसको फिलाइल 2 जनरेशन कहा जाता है। जनरेशन प्रोड्यूस एज द रिजल्ट ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन, ये जो पहली जनरेशन थी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करवा के उसको हम F1 कहते हैं। फिर F1 जनरेशन का फर्दर क्रॉस पॉलिनेशन करवा दिया जाए तो आगे क्या बनता है, F2 जनरेशन बनती है। एक होती है हैप्लॉइड सेल जिसके अंदर सिर्फ 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, और एक होती है डिप्लॉइड सेल्स जिसके अंदर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी 2n का पेयर बनता है। हमारी ह्यूमन बॉडी में सारे सेल्स क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, जिसमें 2n का पेयर बनता है, सिर्फ स्पर्म और ओवन को छोड़ करके, ठीक है। इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो देखो, नाम से ही आपको पता चल जाएगा, मोनो मतलब 1 होता है। मोनो मतलब क्या होता है, जैसे मैथ्स में पढ़ते हो ना, मोनोमियल, यानी एक टर्म होनी चाहिए, तो मोनो का मतलब 1 होता है। अगर आप एक ही ट्रेट को देख रहे हो, एक ट्रेट को ही देख रहे हो, उसके बेसिस पे क्रॉस करवा रहे हो, तो दैट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड। एक सिंगल ट्रेट को लेकर के जो हाइब्रिड प्लांट्स आप बना रहे हो तो उसको आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हो। इसमें सिंगल जो है आपके ट्रेट ली जाएगी, जैसे कि यहाँ पे टॉलनेस की ट्रेट ली गई है, कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ से एक ये जो मैंने अभी बताया ये F1 जनरेशन थी। फिर इसी F1 जनरेशन का ये F1 है, इसी F1 जनरेशन का फर्दर क्रॉस करवा दिया, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आ गई आपके पास F2 जनरेशन। तो इसमें जब आप देखोगे ट्रेट कौन सी चल रही है, सिर्फ टॉलनेस ही चल रही है, ऐसा तो कुछ हमने और पढ़ा ही नहीं इसमें कि ग्रीन सीड आ गए या येलो फ्लावर आ गए, वाइट फ्लावर आ गए, ऐसा तो कुछ हम पढ़ नहीं रहे। तो इसलिए सिर्फ सिंगल ट्रेट को ले रहे हैं, तो दिस इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगला होता है डाईहाइब्रिड क्रॉस। उससे पहले मैं इसका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो बता देता हूं। देखो, फिनो F फॉर फोटो, F फॉर फिनो, F फॉर फिजिकल, ठीक है। अब जो हमें फिजिकली दिख जाए, आंखों से दिख जाए डायरेक्टली, उसको हम क्या कहते हैं, फिनोटिपिक रेशियो। और जीनोटिपिक क्या होता है, उनके जीन्स कैसे हैं। तो आप इसमें देखोगे जीनोटिपिक रेशियो, तो इनके जीन्स में आप देखोगे तो ये कैपिटल टी, इसको आप क्या कहते हो,
इसको आप कहते हो होमोजाइगस। तो होमोजाइगस टॉल है, इसमें एक, फिर दो कैसे आ रहे हैं, दो आ रहे हैं हेटेरोजाइगस, तो दो आ रहे हैं हेटेरोजाइगस, एक और फिर से क्या आ गया है, होमोजाइगस, होमोजाइगस। बट अगर आप फिनोटिपिक देखोगे, यानी जब आप देखोगे ना सामने से पौधों को, तो आपको पौधे कैसे दिखाई देंगे, पौधे ऐसे दिखाई देंगे कि इसमें सब टॉल ही टॉल निकल आ रहे हैं, बस एक क्या है, बौना पौधा है। देखो मेंडल को ऐसा लगा था कि जब, या हमें भी ऐसे लगेगा कि सपोज दैट कैपिटल टी वाला एक पौधा है, एक पौधा है, अभी बनाते हैं, देखो एक पौधा, ये हमारे एक प्लांट आ गया, इसमें पत्तियां वत्तियां उगा दी हमने इस तरीके से, ठीक है, इसमें एक फूल भी लगा देते, तुम कहते हो तो एक फूल भी इसमें लगा देते, ये फूल आ गया। अब ये सपोज दैट कैपिटल टी वाला प्लांट है। आपने देखा कि सर एक और पौधा मेरे पास है, उसमें क्या ट्रेट है, उसमें है स्मॉल टी, स्मॉल टी। अब ये तो छोटा पौधा है, ये क्या है, छोटा पौधा है, इसी को ही पकड़ के ले आए क्या, इसी को ही ले आते हैं। ये लो भैया, ये जो है ये छोटा पौधा है, ये वाला क्या है, छोटा पौधा है, ये ड्वार्फ है, ड्वार्फ यानी बौना पौधा है। ओहो, सब कुछ सेलेक्ट हो रहा है। ये हमारा छोटू पौधा है, इतना सा, ठीक है। बट इन दोनों का जब हमने क्रॉस करवाया तो हमें एक चीज पता चली कि कुछ ऐसे पौधे आ रहे हैं। तो हिसाब से तो क्या होना चाहिए भाई, हमारी जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से कि ये क्या है, जो लंबा पौधा है, ये क्या है, एकदम बौना पौधा है, तो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी आना चाहिए तो एक मीडियम हाइट का आना चाहिए, जो इससे तो बड़ा हो पर इससे क्या हो, छोटा, ऐसा होना चाहिए। बट ऐसा हुआ नहीं, सेम टू सेम हाइट के पौधे आ गए, ये बड़े वाले, ठीक है, ये सेम टू सेम आ गए। तब मेंडल को थोड़ा सा दिमाग की खिड़की उसकी खुली कि भैया एक गड़बड़ हो रही है, चाहे मैं क्या कर रहा हूं, लंबे लंबे पौधे ले रहा हूं या बौने बौने पौधे ले रहा हूं, इनका क्रॉस करवा रहा हूं, तो एक मीडियम साइज का पौधा नहीं आ रहा, सेम लंबा 6 फुटिया पौधा आ रहा है बार बार। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनमें से क्या होता है, ये जो अलील होते हैं ना, जो मैंने कहा था ये दो तरीके के अलील है, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है। तो इनमें से एक अलील हमेशा क्या होता था, डोमिनेंट होता था, डोमिनेंट होता था, जो क्या करता था, अपने ट्रेट को ही दिखने देता था, दूसरे के ट्रेट को छुपा देता था। वो बौने वाले को डिशुम डिशुम मार मार के क्या कर देता था कि तुझे तो दिखना ही नहीं दूंगा, तू छुपा हुआ रह जा, सिर्फ मैं ही दिखूंगा। तो वो सिर्फ अपने ही गुण दिखाता था, इस छोटे वाले के गुण नहीं दिखाता था। तो इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा गया कि अलील के अंदर एक ऐसा ट्रेट होता था, एक ऐसा अलील होता था जो हमेशा क्या होता था, डोमिनेंट होता था, और वो रिसेसिव, इसको रिसेसिव कहा जाता है, जो बेचारा छोटा सा दब्बू सा है ना, उसको रिसेसिव कहा जाता है। अब ये रिसेसिव को क्या कर देता था, छुपा देता था। तो दिखने में पौधे कैसे होते थे, ये भी लंबा पौधा आता था, ये भी लंबा पौधा, ये भी लंबा पौधा, बस एक छोटा पौधा आता था। तो फिनोटिपिक रेशियो कैसे होते थे, 3 लंबे पौधे होते थे और एक कैसा आता था, बौना पौधा आता था। इतनी बात आप समझ गए, ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऐसा ही डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, डाई मतलब दो, वो नहीं बालों पे लगाने वाली डाई, वो अलग होती है। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है, इसमें दो हम क्या करते हैं, ट्रेट्स को कंसिडर करते हैं, दो ट्रेट्स को कंसिडर करेंगे और उसी के साथ इसका क्रॉसेस होगा। अभी देखते हैं क्या होता है भैया। डाई हाइब्रिड में दो ट्रेट्स हम एक साथ में लेते हैं, जैसे इसने येलो और राउंड सीड्स को लिया है, येलो और राउंड सीड्स को लिया, आगे जा करके हमने क्या कर दिया, इसकी F1 जनरेशन बना दी। ये हमारी F1 जनरेशन है, सॉरी आज कोल्ड हो रखा है। तो ये F1 जनरेशन आ गई, इसमें क्या है भाई, हेटेरोजाइगस अलील भी है। तो इनका हमने क्या करवाया, क्रॉस करवाया, तो जो लंबी सी टेबल तैयार हो गई। इसको हम प्यूनेट स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं, प्यूनेट स्क्वायर है। ये इजीली अंडरस्टैंड करने के काम आता है, ये मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मेंडल के ऊपर कई सारे क्रिटिसिज्म इसीलिए हुए थे क्योंकि मेंडल ने साइंस को प्रूव करने के लिए मैथ्स का यूज़ किया, स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया, जो कि लोगों ने कहा कि हैं ये जीन्स वीन्स बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है, ये क्या तुम ये टेबले टूबले बना करके समझाना चाहते हो। तो मेंडल का काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ, बट मेंडल की मौत के बाद, जैसे कहते हैं ना, मरने के बाद ही असली प्रेम मिलता है, तो मरने के बाद उसकी बहुत ज़्यादा सराहना हुई मेंडल की कि वो तो सही कहता था, उसने तो पहले ही बता दिया था। और मेंडल को इस चीज़ के ऊपर नोबेल प्राइज़ की मरने के बाद मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, काफ़ी सारे
जो है हमारे पास आउटपुट्स प्रोडक्ट निकल के आते हैं F2 जनरेशन के अंदर इस तरीके से। इसके बारे में सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या बनता है। तो दिखने में ये कैसे होंगे, देखो जनरल सी बात है, कैपिटल Y और कैपिटल R ऐसी ट्रेड्स हैं जो क्या है डोमिनेंट है। जो भी कैपिटल लेटर्स में होंगे वो डोमिनेंट होंगे, पावरफुल ट्रेड्स होगी जो छोटे वालों को क्या कर देती है, छुपा देती है। और स्मॉल लेटर्स में क्या होगी, रिसेसिव ट्रेड्स होगी। तो इनमें क्या होते थे, 9 तो आते थे येलो और राउंड। 9 तो क्या आते थे, यहां से आप गिनोगे ना, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये तो कैसे हैं, येलो है और राउंड है, एकदम गोल गोल भी है और पीले भी हैं। 3 कैसे आते थे, ग्रीन और राउंड आते थे, ये देखो ग्रीन और राउंड 1 2 3, 3 आते थे ग्रीन और राउंड। ऐसे ही 3 क्या आते थे, येलो और रिंकल्ड आते थे, ये देखो 1 2 और 3, ये कैसे है, येलो और रिंकल्ड है। और एक कैसा आता था जो ग्रीन भी होता था रिंकल्ड भी होता था, उसमें सारे ही ट्रेट कैसे होते थे, रिसेसिव ट्रेट्स होते थे। तो ये है आपका फिनोटिपिक रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस का, बस ये आपको याद रखना है। इसके बाद में हम लॉज ऑफ जेनेटिक्स पढ़ेंगे। देखो टोटल 3 लॉज ऑफ जेनेटिक्स हैं। टोटल कितने लॉज ऑफ जेनेटिक्स हैं, 3 लॉज ऑफ जेनेटिक्स हैं। 3 लॉज जो मेंडल ने दिए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं, इनको फटाफट आप पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चंस के थ्रू ही आगे के टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे। जैसे कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस है, ये सब हम क्वेश्चंस के थ्रू ही कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम उन 3 लॉज के बारे में जानते हैं, वो बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपना फोकस इधर से उधर बिल्कुल ना करें, अपनी कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और इनको फटाफट नोट डाउन कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि क्या होता था, सम अलील्स आर डोमिनेंट एंड कवर अप द रिसेसिव अलील्स। क्या होते हैं, कुछ अलील होते हैं डोमिनेंट, जैसे कि मैंने टॉलनेस के अंदर बताया था कि होमोजाइगस टॉल, जिसमें दोनों ही टॉल अलील होते थे, कैपिटल टी वाले अलील होते थे, उसकी भी हाइट उतनी ही होती थी जितने हेटेरोजाइगस टॉल लोग होते थे। यानी कि असल में एक जो ट्रेट होता है ना, वो डोमिनेंट ट्रेट ही मैटर करता है। अगर किसी के पास एक बड़ा टी भी आ गया तो भी वो लंबा पौधा बन जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है ये। इसके अंदर ये कहा गया है हर एक कैरेक्टर जो है वो पेयर ऑफ जीन्स जो है वही कंट्रोल करता है। जीन्स ही क्या करते हैं, कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। अगर हेटेरोजाइगस होते हैं तो भी एक जो होता है वो क्या कर देता है, दूसरे को डोमिनेट कर देता है। यानी एक ही ट्रेट जो है वो पूरा दिख पाता है और दूसरा ट्रेट छुप जाता है। ठीक है, Only one form of trait appears in the next generation, the dominant trait in the phenotype। यही आप दिख पाता है और जो रिसेसिव ट्रेट होता है वो छुप जाता है। अगला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट करने का मतलब होता है अलग अलग करना। ये बड़ा सिंपल लॉ है, सिर्फ इसका छोटा सा स्टेटमेंट है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म में 2 अलील होते हैं। जब आप मतलब अगली जनरेशन के अंदर कैरेक्टर्स पास होते हैं तो हर एक अलील से एक जो ट्रेट होती है वही आगे पास हो पाती है, दोनों नहीं हो सकती। जैसे कि अगर पैटर्नल, मैंने कहा था ना कि फादर के डीएनए के अंदर कैपिटल टी और कैपिटल टी का जीन है और मदर के डीएनए के अंदर स्मॉल टी और स्मॉल टी का जीन है, तो आगे जब फर्दर जो जनरेशन बनेगी जिसको हम F1 जनरेशन कहते हैं, उसके अंदर सिर्फ एक ही ट्रेट जो है वो एक साइड से आएगा। अगर ये पैटर्नल साइड है तो यहाँ से एक ही टी आएगा। ऐसा नहीं है दोनों कैपिटल टी फादर के साइड से आ गए, मदर के साइड से कोई आया ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगला जो पौधा आएगा उसका एक ट्रेट मतलब पैटर्नल साइड का होगा, एक ट्रेट मैटरनल साइड का होगा। ठीक है, ये सेग्रीगेट हो जाते हैं जब मतलब फर्दर रिप्रोडक्शन हो रहा होता है, उस प्रोसेस के अंदर ये क्या हो जाएंगे, आगे सेग्रीगेट होंगे और एक एक ट्रेट जो है वो पास हो जाएगी। इस तरीके से मैंने सारी स्लाइड बना रखी होती है बट मैं खुद ही इसके ऊपर कबाड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये सेग्रीगेशन हो रहा है, देखिए आगे की तरफ ये ब्लू वाला जो है वो एक और एक में बट गया है, ये भी एक और एक में बट गया है। इन्हीं में से ही एक एक ट्रेट आगे वाले में पास होती है। मैटरनल एंड पैटर्नल अलील हैव सेग्रीगेटेड इनटू सेपरेट डॉटर सेल्स या गैमेट्स जिसको कहा जाता है। अगला है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये फाइनल लॉ है। ये क्या कहता है, जीन्स फॉर 2 डिफरेंट ट्रेट आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बच्चों को लग सकता है बट ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखो जनरल सी बात है, एक मैंने कहा था कि पूरा का पूरा ऐसे जीन फ्रेगमेंट है। अब इसके अंदर बहुत सारे ट्रेट्स होंगे, इसमें हो सकता है इतनी सी जगह जो है वो टॉलनेस का ट्रेट आ रहा है, इतनी जगह पे मान लो
ग्रीन और येलो वाला ट्रेट आ रहा है, ग्रीन येलो सीड वाला ट्रेट आ रहा है, इतनी जगह मान लो राउंड वाला ट्रेट आ रहा है कि राउंड होंगे या रिंकल्ड होंगे, ऐसा ट्रेट आ रहा है। तो होता क्या है, जब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन ये जब ऐसे बनते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर कोई टॉल पौधा है तो वो हमेशा येलो ही होगा, टॉल पौधा है तो हमेशा ग्रीन ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारे जो ट्रेट्स होते हैं ना वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, परफेक्ट तरीके से सेग्रीगेट होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता कि जिस टाइम पे गैमेट फॉर्मेशन हो रहा है टॉल के साथ थोड़ा सा ग्रीन वाला हिस्सा भी उधर चला गया, नहीं, टॉलनेस का ट्रेट एकदम अलग इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होगा और जो ग्रीन येलो वाला है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होगा, ठीक है। तो ये जो है देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन देम, जैसे कि प्लांट हाइट और सीड कलर में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है। क्लियर है? ऐसा कुछ नहीं है कि लंबे पौधे होंगे तो हमेशा हरे हरे मटर ही देंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। इसको कहा गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब आते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे हमारे सारे जो चैप्टर है उसका पूरा का पूरा नॉलेज जो है वो कंप्लीट हो गया है। बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं और अभी तक आप बने हुए हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। फटाफट मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस और आंसर्स की तरफ। सॉरी। तो पहला क्वेश्चन है, एक लीनियर डायग्राम बनाए F2 जनरेशन, ठीक है, क्रॉसिंग बिटवीन टॉल पी प्लांट जो कि डोमिनेंट है विद शॉर्ट पी प्लांट। देखो F2 जनरेशन तक आपको क्या करना है, डायग्राम बनाना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कैपिटल टी और कैपिटल टी, एक है स्मॉल टी और स्मॉल टी। इनकी जो पहली जनरेशन आएगी उसमें एक ट्रेट होगा फादर के साइड का, वो है कैपिटल टी, एक ट्रेट होगा मैटरनल साइड का, वो है स्मॉल टी। तो ये हमारे F1 जनरेशन तैयार हो गई, ठीक है। अब इन्हीं F1 जनरेशन के दो पौधे आपने ले लिए, इसको हम प्यूनिट स्क्वायर से भी बना सकते हैं, वो थोड़ा ईजी रहता है। देखो यहाँ पे इसके पास भी क्या है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, इनके पास भी कैपिटल टी है, स्मॉल टी है। जब आप इनका क्रॉस पॉलिनेशन करवाओगे और फिर अगली जो जनरेशन आएगी तो यहाँ पे टी टी दोनों कैपिटल आ रहे हैं, यहाँ पे एक कैपिटल टी आ रहा है, एक स्मॉल टी आ रहा है, यहाँ पे भी एक कैपिटल टी आ रहा है, एक स्मॉल टी आ रहा है और यहाँ पे दोनों स्मॉल टी आ रहे हैं। तो ये है F2 जनरेशन और बस इसी को बनाने को इसने कहा था। बहुत ही ईजी तरीके से आपने इसको बना लिया है, ठीक है। ये 3:1 क्या है, फिनोटिपिक रेशियो है। जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पी प्लांट। ये आपको कमेंट करके बताना है। जो बच्चा पहले कमेंट करेगा उसका नाम अगली वीडियो के अंदर जरूर आएगा। तो फटाफट मुझे कमेंट करके सही आंसर बताएं कि पी प्लांट का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ ए लीनियर डायग्राम ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो मैंने पहले ही कहा था कि ये जो टॉपिक है सेक्स डिटर्मिनेशन का, ये हम क्वेश्चंस के थ्रू ही करेंगे। तो होता क्या है, देखो हमारे जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस के अंदर फीमेल के पास सॉरी देखो 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 होते हैं टोटल। 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स जो है वो एकदम सेम होते हैं हर एक ह्यूमन बीइंग में। अब जो लास्ट जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसको हम यही होते हैं सेक्स डिटरमाइनिंग क्रोमोसोम्स। अब जो फीमेल होती है, फीमेल के पास तो दोनों ही क्रोमोसोम्स एक्स और एक्स ही होते हैं, बट जो मेल होते हैं, मेल के पास ऐसा क्रोमोसोम होता है जिसमें एक्स और वाई दो तरीके के अलील होते हैं। अब यही डिसाइड करता है कि अपकमिंग जो बॉय या गर्ल, जो भी बेबी पैदा होने वाला है वो लड़का होगा या लड़की होगा। होता क्या है, देखो मैंने कहा था हर किसी के पास 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स तो सेम ही है, मेल और फीमेल में 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स बिल्कुल सेम है। बस जो 23rd पेयर है ना, जो लास्ट पेयर है, वही क्या है, डिसाइडिंग फैक्टर है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis होता है, तो यहां से क्या होगा, एक जो है ट्रेट आएगी। अब देखो कोई भी आए, चाहे एक्स आए है तो एक ही है ना, कोई भी ट्रेट आए तो फीमेल साइड से कोई भी डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होता है। कभी भी आप लड़की के साइड से पता नहीं लगा सकते कि उसके मतलब कौन सा बेबी होगा, लड़का होगा या लड़की होगा। उसमें लड़की का कोई भी फैक्टर काम नहीं करता है क्योंकि इनके पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम ही होता है। अब यहाँ से जो मेल साइड है उनके साइड से क्या होगा, या तो एक्स क्रोमोसोम आएगा, अगर एक्स क्रोमोसोम ही आ गया तो क्या होगी, फीमेल, तो एक गर्ल चाइल्ड होगा, है ना। और अगर वाई क्रोमोसोम आ गया तो एक्स वाई, दैट विल बी ए मेल, सॉरी। तो यही होता है, फीमेल चाइल्ड हो तब क्या होता है, मैटरनल
पैटर्नल साइड, पापा वाली साइड से एक्स क्रोमोसोम ही आ जाता है, तब फीमेल चाइल्ड होता है। और अगर वाई क्रोमोसोम आ जाए तो इट इज ए मेल चाइल्ड, दैट इज ए बॉय। ठीक है, ये काफी सिंपल सा टॉपिक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अब कह रहा है इफ लॉन्ग प्लांट्स ऑफ पी विद राउंड सीड्स आर क्रॉस्ड विद शॉर्ट plants with wrinkled seed, which type of plant will be obtained in the first and second generation, और इनका phenotypic ratio बताएं। तो जनरल सी बात है, डाई हाइब्रिड क्रॉस हो रहा है, दो चीजें देख रहे हैं, टॉलनेस भी देख रहे हैं, राउंड और राउंड सीड्स भी देख रहे हैं। तो आपसे पूछा है उनका phenotypic रेशियो क्या होगा, तो रेशियो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 9331 वाला रेशियो जो रहता है ना डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर। तो इसका सिर्फ इतना सा ही पूछा है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, जब भी आप लॉन्ग प्लांट्स लोगे और उसमें भी कौन से राउंड सीड्स, तो ये सारा ही क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है, ये पूरा ही क्या है, डोमिनेंट ट्रेट है। और ये वाला क्या है, रिसेसिव ट्रेट है पूरा ही। तो पूरा होमोजाइगस जो डोमिनेंट होता है और होमोजाइगस रिसेसिव होता है, इनका जब भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो फर्स्ट जनरेशन में हेट्रोजाइगस जीन्स बनते हैं। यानी कि एक कैपिटल टी आएगा, एक स्मॉल टी आएगा, एक कैपिटल आर आएगा, एक स्मॉल आर आएगा। इनको हम F1 जनरेशन कहेंगे। अब इसमें कैसे पौधे बनेंगे, इसमें देखो जो डोमिनेंट ट्रेट होगी वो रिसेसिव को क्या कर देगी, छुपा देगी। तो इसका मतलब टॉल तो होंगे और राउंड भी होंगे, यानी सारे कैसे हो रहे हैं, टॉल हैं और राउंड है। सारे कैसे हैं, टॉल है और राउंड है। बट होगा क्या, F1 जनरेशन का और आगे क्रॉस पॉलिनेशन करवाओगे तो F2 जनरेशन बनेगी। और इसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया है 9331 का रेशियो बनता है। एक हमेशा क्या होता है, पूरा ही कंप्लीटली रिसेसिव बनता है, होमोजाइगस रिसेसिव बनता है, यानी वो छोटा भी होगा और उसके जो मटर के दाने होंगे वो कैसे होंगे, रिंकल्ड होंगे, हाइट में भी कम होगा और रिंकल्ड होंगे। उसके अलावा क्या होंगे, उसके अलावा होंगे कुछ छोटे हो सकते हैं बट राउंड सीड्स हो, कुछ लंबे हो सकते हैं पर रिंकल सीड्स हो, जैसे कुछ लंबे प्लांट है बट रिंकल सीड है। और क्या होंगे, ऐसे भी निकल के आएंगे जो टॉल हो और राउंड सीड्स हो, यानी लंबे भी होंगे और सीड्स भी राउंड होंगे। तो वो हमेशा 9331 का रेशियो बनता है। और इसकी जो टेबल है कैसे बनती है, ये हमने ऊपर स्लाइड के अंदर देख ली थी, प्यूनेट स्क्वायर से हमने जो बनाई थी, ये इस तरीके से टेबल बनती है। 9 का रेशियो रहता है हमेशा डोमिनेंट रेट का। इसके अलावा जो 2 2 3 3 वाले कॉम्बिनेशन बनते हैं, ये आपके क्या होंगे, या तो क्या होगा भाई, लंबा पौधा और अच्छे मटर के दाने, या छोटा पौधा और लंबा पौधा या मतलब रिंकल्ड दाने, या फिर क्या होगा, छोटा पौधा बट राउंड राउंड दाने। इस तरीके से बनता है। ऑलराइट स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये इस तरीके से टेबल बनी हुई है, यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि ये जो एकदम डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट है ये एक ही होता है, बाकी आपके क्या बनेंगे, 3 बनेंगे। ये यहाँ पे सब कुछ मैंने लिख रखा है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी नीचे दिए गए व्हाट्सएप कम्युनिटी या टेलीग्राम चैनल के लिंक के अंदर। तो उनको फटाफट ज्वाइन कर ले अगर आपने अभी तक ना ज्वाइन किया है। अब आपके लिए जो क्वेश्चन है वो क्या है, मेंडल जी का पूरा नाम आप बताएं, फटाफट कमेंट करके मुझे बताएं मेंडल का पूरा नाम क्या है। जो हमारे मेंडल जी हैं उनका पूरा नाम बताएं। व्हाट इज द बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो मैंने अभी आपको बताया कि बेसिस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है, मेल सेक्स क्रोमोसोम ही डिटर्मिनेशन कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर X और Y दोनों क्रोमोसोम्स होते हैं। देखो ये फीमेल है, इनके पास में क्या होगा, सिर्फ X और X क्रोमोसोम ही होंगे, बट मेल साइड से X और Y क्रोमोसोम होता है। अब इनमें क्या क्या कंडीशन बन सकती है भाई, फीमेल के थ्रू आपके पास X क्रोमोसोम आया और मेल के थ्रू भी X क्रोमोसोम आया तो इट्स ए गर्ल चाइल्ड। ऐसा ही क्या होगा, अगर फीमेल के साइड से X क्रोमोसोम आया, मेल के साइड से भी X क्रोमोसोम आ गया, इट्स ए गर्ल चाइल्ड अगेन। फिर और क्या हो सकता है भाई, फीमेल के साइड से तो X क्रोमोसोम आया बट मेल के साइड से Y क्रोमोसोम आ गया तो बॉय। इधर भी क्या होगा, X और Y। तो यानी कि 50-50 का रेशियो रहता है। देख लो 2:2 है, इसको आप 50-50 कहते हो। तो पूरे परफेक्ट चांसेस होते हैं कि लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकती है, बराबर चांसेस है। तो इनका जो बेसिस है वो कौन है, मेल ही होगा और कोई भी मेल क्रोमोसोम ही इसको डिसाइड कर पाएगा। एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस विद एग्जाम्पल।
राइट एनी टू इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो मैंने आपको मेंडल का डोमिनेंस का लॉ एकदम अच्छे से आपको पहले ही बता दिया है, तो वापस बताने की ज़रूरत नहीं है। इसमें पूरा मैंने बता रखा है कि कभी भी हेट्रोजाइगस कंडीशन होती है तो एक अलील हमेशा डोमिनेंट होता है, बहुत पावरफुल होता है, और वो रिसेसिव को क्या कर देता है, छुपा देता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा था कि जब भी हमने होमोजाइगस टॉल प्लांट्स को होमोजाइगस टॉल प्लांट्स को होमोजाइगस शॉर्ट प्लांट से जब क्रॉस करवाया था, तो भी सारे के सारे पौधे जो हैं वो टॉल ही निकल के आए थे। अब ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था बिकॉज एक ट्रेट दूसरे को क्या कर देती है, सप्रेस कर देती है, छुपा देती है। क्लियर है इतनी सी बात? इसी को लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा गया था। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हम पढ़ेंगे अगले के अंदर, कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने इसमें बता रखा है रेड और वाइट प्लांट के थ्रू, वो भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि बार बार टॉल टॉल एक ही एग्जाम्पल देना अच्छा नहीं है, एक और अदर एग्जाम्पल मिल गया। इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक्स। ओहो, ये इतना तेज तेज क्यों कूद रहे हैं? मेंडल्स लॉ अलाउ द प्रेडिक्शन ऑफ ट्रेट इनहेरिटेंस पैटर्न्स इन ऑफस्प्रिंग, यानी कि आगे अगर हम पौधा, जैसे किसान लोग हैं ना, इसका बहुत फायदा उठाते हैं और क्या कर पाते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन करवा करवा के हाइब्रिड सीड्स बनाते हैं। जैसे कि कई सारे पौधे ऐसे होंगे जो क्या है, सर्दियों के अंदर बहुत अच्छे से फसल उगा सकते हैं, उनके अंदर राउंड राउंड जो है मटर के दाने निकल रहे हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो गर्मियों के अंदर अच्छे बना सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, कुछ ट्रेट्स को उठा करके ऐसे क्रॉस पॉलिनेशन करवा के ऐसे हाइब्रिड सीड्स बना लेते हैं जिनसे फसल का उत्पादन और अच्छा हो सके। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम आता है, इंपॉर्टेंट है ना। एडिंग जेनेटिक एनालिसिस एंड ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, भाई जो भी जेनेटिक एनालिसिस है या ब्रीडिंग प्रोग्राम्स होते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, इनमें हेल्प मिलती है इसके लॉज से। ठीक है, द प्रिंसिपल्स प्रोवाइड अ क्लियर फ्रेमवर्क टू स्टडी हेरिडिटी, हेल्पिंग साइंटिस्ट अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स जेनेटिक मैकेनिज्म। जो चीज़ें हमें पहले बहुत कॉम्प्लेक्स लगती थी, उसको आप सिंपल मैथ्स का यूज़ करके भी अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये हमें मेंडल के लॉज से कई सारे फायदे मिले हैं। आगे बढ़ते हैं, 2 बताने थे, मैंने 3 बता दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, हाउ मेनी लॉज ऑफ जेनेटिक्स वर गिवन बाय मेंडल। मेंडल ने कितने लॉज दिए थे जेनेटिक्स के, और उन तीनों के नाम भी आप जरूर कमेंट के अंदर मेंशन करें। मैं जरूर चेक करूंगा कि किस किस बच्चे ने एकदम सही आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं, विच साइंटिस्ट इज कॉल्ड एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। किसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है? कौन है भैया यहाँ पे? बेटसन, मेंडल, मॉर्गन, प्यूनेट है? इतना आसान क्वेश्चन है, आपके हवाले छोड़े या बता दें? चलो बता देते हैं। ग्रेगर मेंडल ही हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाने जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सप्लेन एनी वन पेयर ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ब्रीड ऑफ मेंडल बाय लाइन डायग्राम। कोई भी एक ट्रेट लेना है और उसका लाइन डायग्राम बना के बताना है। तो कोई भी एक ट्रेट, मैं पहले भी बता चुका हूं, हमने टॉल टॉल प्लांट लिए, एक ड्वार्फ प्लांट लिया, आगे क्या बन गया, सारे टॉल प्लांट बन गए, बट ये सारे कैसे थे, हेटेरोजाइगस टॉल थे। इनका फर्दर और क्रॉस किया तो हुआ क्या भैया, 3 तो लंबे लंबे पौधे मिले, बट एक छुटकू कहीं बीच में से आ गया। इसका मतलब वो जो ट्रेट छुप गई थी वो वापस अब अपीयर हो गई है। समझ गए? तो यही हमने पहले भी कर लिया था, फिर से भी बता दिया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सटर्नल फीचर जो है, देखो यहाँ पे कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है। ठीक है, अब आर तो राउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई जो है वो येलो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप मुझे बता दोगे कि ये ऐसे पौधे कैसे दिखेंगे? तो ये मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं, बिकॉज हम इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से ऊपर समझ चुके हैं। ऊपर मतलब इसी लेक्चर में पहले समझ चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन अ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस है बट जीनोटिपिक पूछा है। आप फिनोटिपिक मत लिख देना, आप फिनोटिपिक मत लिख देना, ये जीनोटिपिक रेशियो है F2 जनरेशन का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज मेन हैव सेक्स क्रोमोसोम्स। मेन के पास किस तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं? तो फटाफट आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके जल्दी से। अगर आपने कमेंट कर दिया है तो चेक कर लें क्या आपने यही कमेंट किया है, एक्स और वाई क्रोमोसोम। तो बिल्कुल सही आंसर है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर। अगला, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट, द प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज ऑफ ड्वार्फ प्लांट फाउंड इन प्लांट्स ऑब्टेन्ड इन F2 प्रोजेनी।
वाज। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखो इसने सिर्फ इतना पूछा है, इन भैया जी ने इतना पूछा है कि प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज ऑफ ड्वार्फ प्लांट। देखो F2 प्रोजनी में 3:1 बनता था, फिनोटाइपिक यही बनता था। दिखने में कैसे होते थे? तो ये तीन जो होते थे ये तो कैसे होते थे? टॉल होते थे। एक क्या निकल के आता था? छुटकू निकल के आता था, ड्वार्फ। तो इन्होंने पूछा है कि भैया परसेंटेज ऑफ ड्वार्फ प्लांट, भैया 1 है। टोटल कितने हैं? 3 और 1 4, टोटल 4 है। 4 में से 1 का परसेंटेज पूछा है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 25%। 25% पौधे तो क्या होते थे? छुटकू लाल पैदा होते थे। और 75 कैसे होते थे? लॉन्ग प्लांट्स यानी टॉल प्लांट्स होते थे। यही सेम चीज़ पूरा का पूरा मैंने यहाँ पे टाइप करके लिखी हुई है कि मेंडल ने जब एक्सपेरिमेंट करवाया बढ़िया बढ़िया तरीके से, F2 प्रोजनी में 3:1 का रेशियो देखने को मिलता था। उनमें से टॉल और ड्वार्फ प्लांट का रेशियो होता था 3 तो होते थे। लंबे पौधे 1 होता था, छोटा पौधा 25% इनका आपके परसेंटेज वैल्यू निकल के आएगी। समझ गए? इतनी सी बात। आगे बढ़े। क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। पहले मैंने जीनोटाइपिक पूछा था, इस बार फिनोटाइपिक पूछा है। ये आप बहुत अच्छे से बता दे, जस्ट पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया। एक छोटा सा हिंट मैं आपको दे देता हूं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ड्रॉ अ लाइन डायग्राम शोइंग इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स अप टू F2 प्रोजनी बिटवीन TT एंड TT। देखो बहुत बार कर चुके हैं तो बार बार इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले से ही बता चुका हूं, लंबे लंबे टॉल प्लांट है होमोजेनस, और यहाँ पे भी होमोजेनस ड्वार्फ प्लांट है। इनका क्रॉस करवाते हैं तो सारी जनरेशन कैसी आती है? टॉल प्लांट, बट सारी ही कैसी होती है? हेट्रोजाइगस, है ना। मेंडल ने देखा कि भैया लंबे पौधे और छोटे पौधे दोनों का क्रॉस करवाया, सारे लंबे पौधे आ रहे हैं, ऐसा कैसे हो रहा है? फिर इनका फिर आगे क्रॉस करवाया तो अब मेंडल खुश हुआ कि सभी लंबे पौधे हैं। फिर क्रॉस करवाया, आगे जाकर के क्या हो गया? 3 तो लंबे पौधे हैं, 1 छोटा पौधा आ गया। मेंडल खुद चकरा गया कि भैया ये क्या हो गया। फिर उसको समझ आया, ओहो ऐसी बात होती है, लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है। एक ट्रेट दूसरे को क्या कर देता है? डोमिनेट करता है, दूसरी ट्रेट को छुपा देता है, और वही ट्रेट आगे जाकर के निकल के वापस आ जाती है जब उसके पास दोनों ही अलील कैसे हो जाए? होमोजीनस रिसेसिव अलील्स हो जाए। आई थिंक आपको ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगा होगा। अगर ये लेक्चर बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं भैया जी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप आप सभी को मज़ा आया होगा इस पूरे लेक्चर में। काफ़ी ज़्यादा आसान तरीके से हमने शायद 30-40 मिनट्स में ही पूरे चैप्टर को भी कंप्लीट कर लिया है। सारे PYQs भी देख लिए हैं जो भी 10-12 पिछले 10 साल के अंदर आए हैं। काफ़ी छोटा सा टॉपिक था बट काफ़ी कॉम्प्लेक्स टॉपिक रहता है, बच्चों को जल्दी से समझ नहीं आता है। आई होप इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट्स नहीं रहे होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट्स रहे हैं तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखें, मैं उसका समाधान बहुत ही जल्दी लेकर के आऊँगा आपके पास। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से चैप्टर का चाहिए वो भी अभी के अभी वीडियो को पॉज करके फटाक से कमेंट करके बताएं, और उसी के ऊपर मैं अगला वीडियो लेकर के आ जाऊंगा, चाहे वो मैथ्स का हो, SST का हो या साइंस का हो। आई एम देयर फॉर यू। कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है, उस चैनल का नाम है AQ मैथमेटिक्स। सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें। धन्यवाद प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और पानी पीते रहें, अच्छे से पढ़ाई करें, मम्मी पापा का नाम रोशन करें, और मेरा भी। आप भी खुश रहें, स्वस्थ रहें और हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।